पिछले कुछ दशकों में जो हमारे समाज में हमारे घरों में अभी कुटुंब प्रबोधन की जो आपने बात की, जो जिस तरीके से विज्ञापन फिल्मों ने और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर और न्यूज़पेपर विज्ञापन ने और रेडियो विज्ञापन ने हमारे समाज की सोच बदलने का काम किया है और एक ऐसी सोच बना दी है कि ये जो समाज और ये पूरी व्यवस्था जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है। तो उस पर आज हम लोग परिचर्चा करने बैठे हैं। और क्योंकि आपने कुटुंब प्रबोधन की बात की, तो सबसे पहले सचिन जी, आ, आपसे ही हम शुरू करते हैं कि ये विज्ञापन फिल्मों और एड और सोशल, ये जो मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग, इन सब से समाज का क्या नुकसान हुआ, हमारे सिस्टम किस तरह से खराब हुआ, राजनीति किस तरह से खराब हुआ। सचिन जी, अब आप शुरू करें। भाई साहब, इसमें थोड़ा सा सुधार मैं करना चाहता था। जी। कैसे खराब हुआ ये तो सबको मालूम है। क्यों खराब हुआ और किसने खराब किया और इससे किसको लाभ हुआ, इन विषयों पे अगर हम। हेलो। 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 आवाज आई सर? आपकी आवाज अभी साफ नहीं आ रही थी, अब आ रही है जी। आवाज। हाँ। मेरा ये विषय है, मेरा ये विचार है कि क्यों हुआ ये तो मालूम है, नहीं, किसके जो आज कारण। का विषय है उसी पर रखिए विचार, और उसके आगे भी जोड़ सकते हैं आप, लेकिन विषय को ना छोड़िए, वहीं से जी, शुरू करिए। मेरा ऐसा विचार है भाई साहब कि ये जो फीचर फिल्में हैं और चीजें हैं, ये चीजें वेस्टर्न सिस्टम से प्रभावित रही हैं। वेस्टर्न सिस्टम में परिवार कभी था ही नहीं। वेस्टर्न सिस्टम में कॉन्वेंट का अर्थ अगर आप अंग्रेजी में देखें तो पता चलता है कि वहाँ क्या व्यवस्था थी। तो उनकी अपनी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उन्होंने यहाँ लागू किया। और लागू करने के लिए उनने जिन चीजों का सहारा लिया उनको पॉइंट आउट करने का एक विषय बनता है। पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, हर एक व्यवस्था के पीछे चेक एंड बैलेंस बनाया गया है। वो चेक एंड बैलेंस इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय के दौर में हमारे ही दक्षिणपंथी लोगों ने इन चीजों का विरोध किया। और जब विरोध बहुत बढ़ा तो चेक एंड बैलेंस के लिए उन लोगों ने कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं बनाई जो जिनको चलाने वाले या जिन पे काम करने वाले या तो नेता हुए या कोर्ट ने उसमें निर्णय दिए। तो ये दोनों व्यवस्थाएं जो हैं, ये दोनों व्यवस्थाएं भारतीय व्यवस्थाओं की नहीं है। अब चूंकि कोर्ट में भी काफी सारे लोग अपने आ गए हैं और बहुत सारे सरकार में भी, सरकार तो अपनी ही है, लोग बोलते हैं। तो अब वो चेक एंड बैलेंस जिन संस्थाओं का को बना के उस समय डाल दिया गया था, उनको एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे फिल्म वाला जो इंस्टीट्यूशन है, जो सेंसर बोर्ड पे काम करता है, उसके पास एक्सट्रीम पावर है। ही कैन डू एनीथिंग। बस इस बात पे चिंतन होता है कि ये पहले अगर इस सीन को दिया गया तो अब क्यों नहीं परमिशन मिल रही। अगर राज कपूर को एक सीन रिकॉर्ड करने की और रिलीज करने की अनुमति थी, तो आज सचिन अवस्थी को क्यों नहीं। तो इसका कोई जवाब होता नहीं। इसके लिए बिल्कुल शुद्ध तरीके से इस बात पे हमको जाना ही होगा कि वो विचारधारा गलत थी, वो लोग गलत थे और वो सरकारें गलत थी, उनकी मानसिकता गलत थी। उस पर ध्यान शायद हम कम दे पा रहे हैं।
आज की डेट में भी जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, इनके लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी है। उस रेगुलेटिंग बॉडी को भी, उसके भी नियम संसद बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर ध्यान नहीं है लोगों का, क्योंकि छोटी चीजें, उनको लगता है बड़ी चीजें वो है जो जिसमें बहुत सारा फंड इन्वॉल्व है, या जिसमें बहुत सारे लोगों का विचार इन्वॉल्व है। सरकार का यह विषय रहता है हमेशा से कि टैक्स किसमें आएगा। भगवान राम की फिल्म देखने कम लोग जाते हैं, और गंदी वाली फिल्म देखने ज्यादा जाते हैं, तो टैक्स मिलता है। टैक्स मिलता है तो चीजें चलती हैं, सरकार चलती है। सरकार को ये समझना चाहिए कि जब उपलब्धता होती है गंदी चीजों की, बुरी चीजों की, तब आदमी उस तरफ जाता है। उसकी उपलब्धता खत्म कर दी जाए तो वही पैसा, वही समय वो दूसरी चीजों में लगाएगा। इस तरफ सोचने का विचार ही नहीं जाता। और ये सिर्फ फिल्म प्रमाणन में नहीं है, ये हर व्यवस्था में, हर जगह है। जो सुधार की हम बात करते हैं, जन जंगल जमीन पर्यावरण गाय और बाकी चीजें, ये सारी चीजें पिछले 75 साल से इन इनको इस तरीके से चालू किया, बिठाया गया है कि इनसे धन जनरेशन दिखता नहीं। धन जनरेशन इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उसके बदले जो चीजें आई हैं वो चीजें बड़ी अधोगति वाली है। वो एक गंदे तरह का अश्लील कंटेंट। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा अधोगति की तरफ जाती है। उस अधोगति पे वो ना जाए, इसलिए नियम और यम है धर्म में। उस अधोगति की तरफ ना जाए, इसलिए हर धर्म में यम और नियम का प्रावधान है। उन यम और नियम का प्रावधान जब तक हम खत्म नहीं करते हैं, तब तक नव मानवतावाद, जीडीपी, कैपिटलिज्म खड़ा ही नहीं हो सकता। जो जो धन का एक तरफ से एक तरफ संग्रह है, वो इसीलिए है। तो ये जो विषय है, इसके पीछे चिंतन ये करना, मेरा विचार रहता है कि चिंतन ये होना चाहिए कि कौन से नियमों के कारण ये बढ़ा, किसने बढ़ाया, और किस टाइम पीरियड में कितना इसमें बदलाव हुआ। अगर हम इस पे थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं, तो चीजें खुलने लगती हैं। आज की डेट में एक हमारे माहुरकर जी हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनने काफी कुछ किया है। पर विचार ये नहीं है कि सरकार को जगाना है, विचार किसी एक विषय पर जगाना है। विषय ये है कि सम्मिलित रूप से मैक्रो में, समष्टि हित में, जब हम बैठ के जब तक चिंतन नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजें सुधारते रहेंगे, हर साल 2 साल में एक चीज सुधर जाएगी और 10 चीजें खराब होती जाएंगी। तो वो एक हमारा सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, अभिषेक भाई, और वो थोड़ा सा क्रांतिकारी लोग उसको मान लेते हैं। इसलिए हो सकता है लोगों, काफी सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता। इसलिए ये विषय है। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर अश्लीलता बंद हो जाएगी तो क्या आप टीवी देखना बंद कर दोगे? नहीं, अश्लीलता से कोई फायदा नहीं है, जबरदस्ती की पंचायत। अगर आज की डेट में हिंदुस्तान में ये नियम लागू हो जाए कि सनातन जिस तरीके से काम करता था, शाम को 6 बजे बाजार बंद होंगे, बिजली की खपत 10-15% से नीचे आ जाएगी, क्या व्यापार कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आदमी का जीवन जीने का शेड्यूल सुधर जाए। अब शेड्यूल सुधरेगा तो बिजली बचेगी, बिजली बचेगी तो पृथ्वी कम गर्म होगी। ऐसे ही इसी तरीके से फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, एडवर्टाइजिंग है, और जो फसाई के नियम है, जो आयुष को परेशान कर रहे हैं, जितनी भी हिंदू सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांत और विषय हैं, उन सारे विषयों को इन्हीं तरीकों से बांधा गया। खोलना कठिन नहीं है, खोलना कठिन नहीं। थोड़ा सा हम लोग विषय से दूर जा रहे हैं।
जी अभी विषय पे हम फिर से लौटते हैं। आपको मैं फिर से आमंत्रित करूंगा अभी, और साथी हैं जी उनको थोड़ा सा बुला लेते हैं। सचिन जी, हमारे बीच में अ, हमारे वरिष्ठ साथी हैं श्री जी। तो श्री जी, जो आज का विषय है, विषय ये है कि फिल्में, विज्ञापन फिल्में, जो एडवर्टाइजमेंट हैं, जो एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, इन्होंने पिछले कुछ दशकों में हमारी समाज के सोच को किस तरह से बदला है, और उस सोच में बदलाव के कारण किस तरह से हमारे समाज को फायदा मिला है या क्या नुकसान हुए हैं, और ये अगर नुकसान हुए हैं तो उनका सुधार कैसे किया जाए, इस विषय पे चर्चा हो रही है। तो श्री जी। श्री जी अपने को ऑड मैन आउट मानते हैं, और फिर जो कुछ भी बोलेंगे शायद थोड़ा सा विषय से दूर चला जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे। जी भाई सचिन अवस्थी का जो पॉइंट था शुरू में ही, ये जो है सो है, और इसका जो इफेक्ट हुआ है हम लोगों को सबको पता है। डिस्क्राइब करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक ये मिनट मैं उसी पे डिस्क्राइब आ रहा हूँ। हो सुनना सकता है वो चाहूंगा, मेरे हाँ। शब्दों से, हो सकता है शब्दों जी से डिस्क्राइब हो जाए, जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस पे हमारा कोई कंट्रोल आज रह नहीं गया है। और आज टेक्नोलॉजी इतना नजदीक आ गया है कि किसी न किसी तरह से जो बच्चा पैदा होता है, वो कितना भी उसको हम कंट्रोल्ड परिवेश में रखने की कोशिश करें, वर्ल्ड के साथ वो कनेक्टेड हो जाता है। वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है बियॉन्ड स्मॉल ह्यूमन बीइंग और स्मॉल कम्युनिटी, कि वो उससे अछूता रहेगा। शायद जंगलों में जो लोग रह रहे हैं वो भी अभी अछूते नहीं रह पा रहे हैं। तो एक हम लोगों के लिए ये बहुत भीषण संकट का समय है कि समाज में जो हो रहा है, मतलब बाहर में जो हो रहा है, और हम जो चाहते हैं उसको कैसे सजा के संवार के रखें। तो मैं कुछ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि दो चीज है। एक बाहर की दुनिया का हमारे ऊपर प्रभाव हो रहा है, और एक अंदर की दुनिया में हम अपने को कैसे सजा रहे हैं। हमारे एजुकेशन का, पारिवारिक एजुकेशन से लेके सोसाइटी एजुकेशन, जिसको भी हम कह रहे हैं कि बच्चे की परवरिश में जिसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बाहरी के ज्ञान को समझना कि ये बाहर का है और ये मेरा अंदरूनी है, मेरा स्वभाव है। उन दोनों में उसको, जैसे चेक एंड बैलेंस की बात कर रहा था सचिन भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत जरूरी है चेक एंड बैलेंस में, और वहां से परिवार से ही शुरू होता है। अगर मैं एज ए गार्जियन सोचता हूँ कि नहीं, इस बहाव में मैं नहीं बहना चाहता हूँ या अपने जनरेशन को नहीं बहने जाना चाहता हूँ, तो जो भी मेरे से उचित होगा मैं जरूर करूँगा। अगर कल को थोड़ा और ग्रो कर जाता हूँ, कम्युनिटी शिक्षा में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो वहाँ कम्युनिटी शिक्षा में भी उसका समावेश करूंगा। और हम काफी हद तक कर भी रहे हैं, उनको वंचित नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल इस तरह से डेवलप कर देते हैं कि वो उसके महत्व को या उसके निरर्थकता को आराम से समझ रहे हैं। और प्रैक्टिकली जैसे हमने किया कि मान लीजिए गुरुकुल में है, हम लोगों के पास कोई टीवी रेगुलर देखने का है ही नहीं। हम लोग कोई टीवी नहीं देखते, हम लोग ना घरों में है, ना रूम में है, ना कहीं भी रखा हुआ है। कोई सेंट्रल, कोई क्रिकेट का मैच हुआ, कोई फंक्शन हुआ, कोई कुछ हुआ, तो हम सब लोग मिलके एक साथ बैठ के देखते हैं। तो एक तो पर्सनली बच्चों को कुछ देखने को नहीं मिला, बच्चों के पास कोई मोबाइल नहीं है। दिन भर हम इतना खेलते कूदते हैं कि शाम को वो थक जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, सो जाते हैं। तो मैं इसको एस्केपिस्ट कह सकता हूँ कि हम उस इफेक्ट को कम करने के लिए जो हमें समझ में आता है हम उपाय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं कह सकता हूँ कि फुल प्रूफ है, और इसके चलते उनके कैरेक्टर वास्तव में हमारे देवतुल्य हो गए हैं। राम राज्य का सपना हमारे मन में जो है वो हो गया है, ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको निगेट किया जा सकता है बाय अंडरस्टैंडिंग कि बाहर का बहाव मुझे कहाँ ले जा रहा है और मुझे कहाँ जाना है। थैंक थैंक यू श्री जी। ये जो विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका असर कुछ समझना हो तो ऐसे समझें, और इसका तरीका पैटर्न देखना हो तो कुछ ऐसे देखें कि आज से
15 साल पहले, 20 साल पहले एक आ, हिंदुस्तान लीवर ने एक एड चलाया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से नमक और नमक से जुड़े जो लोग नमक से दांत साफ करते हैं उनसे उनके दांत खराब होते हैं। और आपको आयोडाइज्ड वो मतलब जो करना चाहिए, और नमक बेकार होता है। और 15 साल बाद फिर वो नमक वाला टूथपेस्ट उन्होंने निकाला। तो मतलब एक उन्होंने एक अभियान चलाया था, एक मतलब एड चलाया था जिसमें कि बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और उन्होंने नमक से अपने दांत साफ करना बंद कर दिया। और फिर 15 साल बाद उनमें से जो लोगों को याद रहा तो उन्होंने देखा और पाया कि ये लोगों ने ही तो मना किया था और अब यही लोग नमक वाला पेस्ट लाए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे। हम लोग अ, अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग में जाएं तो चाय की पत्ती किस तरह से हमारे समाज में लाई गई, चाय की आदत, उसके लिए जगह जगह लोगों को मुफ्त चाय पिलाई गई और लोगों ने पिया। और धीरे धीरे वो लोगों को उस एक लत लगी चाय की और चाय हमारे समाज में आ गई। तो वो भी एक तरह की मार्केटिंग की एक तरह का वो था। अब उससे क्या अच्छाइयाँ हुई, क्या बुराइयां हुई, वो हम सब लोग समझ सकते हैं कि चाय पीने से क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। बहुत सारी चीजें हैं। अब वो इसमें कहीं ना कहीं एड फिल्में या फिल्में जिम्मेदार। अगर हम फिल्मों की बात करें तो अमिताभ बच्चन की फिल्में या शाहरुख खान की फिल्में आ, आ, या फिर और किसी हीरो की फिल्में देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए। कुछ लोग अच्छे चीज के लिए और कुछ लोग बुरी चीज के लिए। और चीजें कुछ उस हिसाब से बनी। हमारे समाज की सोच भी उसी हिसाब से बनी और गढ़ी गई या गढ़वाई गई। तो ये सारी चीजें जो हैं अब एक बहाव की तरह बहती जा रही हैं। हम अपने रूटीन लाइफ में इन सब चीजों को याद नहीं रखते, अ, बात नहीं करते। तो एक ये प्रयास है कि इन पे बात हो। तो मैं हमारे बीच में कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर राजा राम यादव जी से आग्रह करूंगा कि ये जो आज का विषय है, एड फिल्मों फिल्मों और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का हमारे समाज पे प्रभाव, दुष्प्रभाव, और इससे कैसे बचा जाए, इस पे थोड़ा सा अपनी बात रखें। सभी को नमस्ते। श्री जी और अवस्थी जी ने बड़े अच्छी बात बता दी है। मेरी तो थोड़ा समझ में कम आता है ये विषय, पर जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं इधर उधर से देख के मुझे जो फील हो रहा है वो मैं दो तीन शब्द बोल देता हूँ। ज्यादातर ये मार्केटिंग के लिए है, और इस तरह की जो पिक्चर बनाई जाती है, अवस्थी जी ने बताया है कि उन पे कोई सेंसर या कोई उनका चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट लेवल पे, या वो भी एक इसको शायद कंट्रोल करने में कोशिश करे। मेरी समझ में ये अनावश्यक विज्ञापन है जो पब्लिक को परेशान भी कर सकता है और गोपनीयता को, और इस तरह से, हेलो, इस तरह से भड़काने का भी काम कर सकता है, और ज्ञान अज्ञानता दोनों का ही काम करता है। तो क्या इसमें ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या सच्चाई है, क्या कुछ झूठ है, ये तो कहीं सेंसरशिप तो जरूरी है। चाहे वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे वो अपना इस तरह का फिल्म का या किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इस पे एक तो वो होना चाहिए। और श्री जी ने बताया कि हम अपने भविष्य जनरेशन, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे क्या अभिषेक जी?
अभिषेक जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे वो आगे इसको किस तरह किया जाए, क्योंकि इसमें भड़काऊ या अज्ञानता भी है और जानकारी भी है। तो उस तरह का ये विषय है। अभी कुछ जैसे फोन है, टीवी है, कुछ कंट्रोल तो अब पब्लिक कुछ मैंने देखने में मिल रहा है कि इसमें से इस तरह के आपने एडवर्टाइज नहीं देखनी है तो उसको ये यूज करिए, नहीं देखनी है तो बच्चों के लिए भी स्पेशली जैसे श्री जी ने बताया वो तो अच्छा है ही, पर उतना अभी हो नहीं रहा है। बच्चे तो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, वो तो हमसे भी एडवांस है। तो उसको मोर इसमें सेंसरशिप या इस तरह की बातें डालना जरूरी है। दूसरा बात हो गया कि आपने इसको मार्केटिंग से ज्यादा जोड़ा है। तो मार्केटिंग तो हम अपने प्रोडक्ट की भी, कोई भी है उसकी भी कर रहे हैं, पर जो उस एड में आ रहा है क्या वो सत्य है या उसमें कुछ झूठ है या बिल्कुल झूठ है, जैसे आपने चाय का जिक्र किया, तो उसको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है और इस टाइप के एडवर्टाइज कम हो। अब आप मार्केटिंग पे आज ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का जो स्पेशली जो हम लोग जिस तरह के प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक है या गाय के प्रोडक्ट हैं, उनकी मार्केटिंग में भी जो जो ठीक से उसमें ठीक से लिख देता है, ठीक से ऐड कर देता है, ठीक से दिखा देता है, चाहे असली हो चाहे नकली हो फोटो, वो तो बेच लेता है। जो एक किसान अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाता है वो पीछे रह जाता है। तो उसमें भी किस तरह करें, क्या करें, इसमें व्यापक डिस्कशन की जरूरत है। बाकी इसका वीकनेस ज्यादा है। एक तो स्पर्धा है, एक इसमें उपभोक्ता को ऐसी चीज बताया जाता है जो असल में नहीं है, सच्चाई कुछ अलग है, और एक तो कुछ टेक्निकल समस्याएं भी हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आज डिस्कस करने की जरूरत है। और इसको गोपनीयता भी बनाए रखना और विज्ञान अनवांटेड ना करते हुए उसमें सच्चाई को कहीं न कहीं से डिटेक्ट करना जरूरी है। और आजकल हम प्रतिस्पर्धा के रूप में भी उसका प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा ऐसा है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐड कर देते हैं जो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस करता है। वो तो उसको देखना है ना जिसने यूज करना है, तो उसको देखने के बजाय वो प्रोडक्ट पे ज्यादा चलता है क्योंकि उसको उसमें ज्यादा विश्वास है और सारा ही मार्केट इसकी तरफ जा रहा है। एजुकेशन में भी इसका काफी रोल हो रहा है कि ये करो वो करो तो अच्छा रहेगा। तो मेरा विषय ये है, यही कहना था। अब मैं ये एक और कह रहा हूँ कि आपने क्योंकि मार्केटिंग से रिलेटेड ज्यादा लिया है, तो हम जो अपने प्रोडक्ट का हम मार्केटिंग में ले जाएं और हम मार्केटिंग कैसे करें, वो शायद इस आज नहीं तो इसके बाद विषय आएगा। तो मार्केटिंग में हम जो इन ऐड के थ्रू या जो इस तरह की बातें करते हैं कंज्यूमर भी, और दूसरा भी जो उपभोक्ता जो जो प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो किसान ही है या गौपालक ही है, दूध पैदा कर रहा है और वो बेचने के लिए ये ऐसा है और एडवर्टाइजमेंट तीसरा कर रहा है। तो इसमें दो तीन प्रोडक्ट ये जो चाहे ऐड हो और चाहे वो खुद भी इस तरह का हो, वो सबसे पहले प्रोडक्ट की इसी तरह का भी प्रोडक्ट हो। मैं ज्यादातर इंटरेस्टेड हूँ अपने खानों के प्रोडक्ट के, खाद्य पदार्थ के बारे में। तो उसमें एक बात, ना तो खरीदने वाला ज्यादा ध्यान देता है और ना ही वो बेचने वाला भी उसको मेंटेन करने के लिए उसके बारे में कम बोलता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उससे उसमें सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी आती है। क्वालिटी के बारे में कम एडवर्टाइजमेंट होती है या क्वालिटी के बारे में कम बताया जाता है, और उसमें क्या शुद्धता है और उस शुद्धता को कैसे जज करें, ऐड को छोड़ दीजिए। मान लो हम जो मैंने देखता हूँ ऑन ग्राउंड, हमारा
अभी ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ है, सब्जियां हैं, या गाय का, देसी गाय का दूध, दही, घी वगैरह है, तो उसमें मार्केट में जाके एक लाइन देख लेते हैं, अरे उसने बोल दिया ये तो देसी गाय का दूध है भाई, 150 रुपये किलो हम इसको देंगे, पर वो शुद्ध है या नहीं है, या देसी का है कि दूसरा मिक्स हो गया। आपने कल बोला 40% मिक्स 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 आता है, तो ये ध्यान में देते हुए बस हम ऐड कर देते हैं, वो गाय का फोटो दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये भी आजकल थोड़ा नकली हो रहा है। तो हम शुद्धता की, दोनों बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी, शुद्धता की कैसे पहचान करें, स्पेशली हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो शुद्धता की पहचान तो ये है कि आजकल लेबोरेटरी वगैरह भी इतनी डेवलप नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या क्या है। जैसे हमारे कल 2-3 बंधुओं ने वहां से एमपी से भी डिस्कस किया कि उन्होंने इस तरह का गेहूं डेवलप किया है, तो वो उससे नहीं आएगा। वो तो आएगा कि एक बार ऑन ग्राउंड, एक तो वो जो किसान जो भी कोई पैदा कर रहा है उस पर कितना विश्वास है, वो उसका उस पर कैसे भरोसा है, खरीदने वाले पे उस पर जचना चाहिए। दूसरा, वो प्रोडक्ट की शुद्धता क्या है और वो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जानने के बाद फिर तो चाहे आप उसको एक बार देखने से आगे चलता रहेगा। तो इन प्रोडक्टों में तो हमारा एक पारंपरिक सिस्टम हुआ है। आज तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये आप सब जानते हैं, अच्छा है बुरा है, पर हमारी परंपरा में, सनातनी परंपरा में, हमारी इस परंपरा में एक सिस्टम रहा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि क्रिटिकल हजार्ड एनालिसिस पॉइंट चेक करना। इसमें आप सब्जी के बारे में भी, इवन पानी के बारे में भी, और चलो दूध के बारे में मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको गाय का शुद्ध A2 दूध चाहिए, तो आप एक बार अपना जो है, जो पैदा कर रहा है गोपालक, वो अपना अपना इस तरह का दूध पैदा कर रहा है, वो कैसे पैदा होता है तो ये तो उसको तो पता ही है, पर वो गाय का ही है, वो शुद्ध ही है, वो शुद्धि से प्रोड्यूस हो रहा है, वो घी बिलौना विधि से बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। एक बार फिजिकली 4-5 पॉइंट है, उनको देखना जरूरी है, चाहे वो सब्जी हो चाहे कुछ और हो। नंबर एक, वहां कहाँ पैदा हो रहा है, वो सब्जी पैदा हो रही है गंदा पानी मिला के, सब्जी पैदा हो रही है केमिकल स्प्रे करके, दूध गाय का पैदा हो रहा है, तो पहचान तो लोगे ये एक देसी गाय है। उसका कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, जहरीली चीज खिलाई जा रही है नहीं खिलाई जा रही है, तो उसका दूध वहां पहला पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट होगा कि वहां वो दूध कैसे पैदा हो रहा है, कैसे निकाल रहा है, कैसे उसको पैक कर रहा है, आगे ले जा रहा है। दूसरा, मान लो वो बड़े बड़े डब्बों में ले जा रहा है शहर में बेचने के लिए, तो क्या रास्ते में स्कोप है कि वो कुछ मिला देगा। और तीसरा, आपकी रसोई है जहां उसने डिलीवर कर दिया, वहां कोई गड़बड़ का स्कोप है। तो इस तरह तो मैं शॉर्ट में बताया है। तो इस तरह उसकी शुद्धता और किसान के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर हमने विश्वसनीयता जरूरी है, और यही पहचान फिर वो खरीदने वाला भी करे। तो इस तरह हम अपने प्रोडक्ट का तो कर सकते हैं, पर आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और उसमें ज्यादा मेरे पास नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारी चीजें इससे बहुत निकलती आ रही हैं। अब इसमें बात आ गई है क्वालिटी चेक और क्वालिटी ऑडिट ऑफ प्रोडक्ट जिनकी मार्केटिंग हो रही है। अभी हमने इससे पहले CBSC की बात की थी, CBFC, सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन। तो जो हमारे यहाँ पे एड फिल्म बनती हैं उनको सर्टिफाई करने का जिम्मेदारी इसके पास होती है। फिल्मों की सर्टिफाई करने की जिम्मेदारी इसके पास होती है। तो मैं एक मजेदार वाकया बताता हूँ, आप सभी लोग बड़ा ध्यान से सुनिए कि सिस्टम क्या है, कैसे सिस्टम काम करता है। हमारे यहाँ पे आ, बहुत सारी एड फिल्मों में अब हीरो या हीरोइन ही काम करते हैं, उनके मैनेजर होते हैं। तो वो जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैनेजर का काम होता है उनके लिए बिजनेस जनरेट करना, धंधा लाना। उनके लिए एड फिल्म लाएं, उनके लिए फीचर फिल्म लाएं, उनके लिए प्रोग्राम इवेंट लाएं, जिससे कि उनको पैसा मिले और पैसा कमाने के उनको नए नए तरीके बताएं। तो पिछले 20-25 सालों में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज आया कि जब इन फिल्मी हीरो हीरोइंस को, जिनकी एक सोशल अपील भी होती है,
समाज में उनको लोग जानते हैं, वो कभी माँ, कभी बहन, कभी भाई, कभी पिता, कभी रक्षक, अलग अलग वेश में फिल्मों में आके हमारी मनोभावनाओं को अ, झकझोर चुके होते हैं और जीत चुके होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये जब विज्ञापन फिल्मों में आते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, या फिर कोई भी हीरो हो, तो कई बार जनता इनके फेस वैल्यू पे भी जाती है कि हाँ भाई, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है, शाहरुख खान कर रहा है, या सलमान खान कर रहा है, तो कुछ होगा। लेकिन अब फेस वैल्यू में जाके होता क्या है, ये सिस्टम बैकएंड में कैसे काम करता है, मतलब पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। जहाँ सेंसर बोर्ड वाले होते हैं, सेंसर बोर्ड में तो भाई भतीजावाद चलता है, ये किसी से छपा नहीं है। और वो उसके बड़े ही कॉम्प्लेक्स वो हैं, मतलब स्थितियां यहाँ तक हैं कि कुछ प्रभावशाली अभिनेता जो हैं वो सेंसर बोर्ड में सेटिंग करके, और जो उसका किसी फिल्म में की अपोनेंट होता है, जिसके रोल की वजह से उसको खतरा लग रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस दब रही होती है, तो उसके रोल तक पे कैची चलवा सकता है। तो इस लेवल की सेटिंग होती है। तो यही सेंसर बोर्ड जो कि हमारी फिल्मों का भी सर्टिफिकेशन करता है, वही इन एड फिल्मों का भी सर्टिफिकेशन करता है। अभी कुछ समय पहले मैगी का केस आया था, मैगी का केस। तो मैगी का केस क्या था कि मैगी में जो लेड की मात्रा बहुत ज्यादा मिली थी, जो उनका मसाला होता है और जो उनका कंटेंट होता है। जबकि मैगी को ऐसे प्रचारित किया जाता था कि जब स्कूल से कोई बच्चा भूखा आता है, या कोई बच्चा भूखा होता है, तो वो मैगी मैगी चिल्लाता है। और ये मतलब हर चैनल में, और जब चैनल ज्यादा नहीं होते थे तो दूरदर्शन पे और प्रिंट मीडिया में और हर तरह के रेडियो में, जहाँ पे उनको मौका मिलता था, इसको प्रचारित करते थे। तो उसका असर ये हुआ कि मैगी की खपत कितनी है वो किसी से छुपी नहीं है। मैगी सिर्फ नाम से ही बिक जाती है कि मैगी है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में मैगी लोगों के दिमागों में घर कर गई है। और लोग उसको खाते हैं, उनको लगता है कि 2 मिनट में ये बन जाती है, और खा लेते हैं। तो मैगी ने क्या किया कि मैगी ने महिलाओं को थोड़ा सा आराम दे दिया, और मैगी ने ये भी दे दिया कि ऐसा प्रचार है कि लोगों को लगता है कि रिलायबल है, खिलाई जा सकती है। ऐसे ही ये सारे फिल्में हीरो ने गुटखा भी बेचे, टॉयलेट क्लीनर भी बेचे, और क्या क्या नहीं बेचा, सब कुछ बेचा। कोका कोला भी बेचा, और अ, दारू भी बेची, सब कुछ बेचा। और वो समाज धीरे 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 समाज में वो चीजें जुड़ती चली गई, क्योंकि यही तो फिल्मों में हमारे आदर्श होते थे। तो इस तरीके से जो समाज की सोच है, वो धीरे 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 आ, बदली जा रही है, और ये सारे माध्यम जो हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो अब इसका एक दूसरा पहलू आता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो ये पैटर्न पे क्यों नहीं चल पाते। पैसे की कमी है, साथ ही साथ समझ की कमी है, और संगठन की कमी है, और बहुत सारी चीजों की और कमी है। तो उनकी बारीकियों पे थोड़ा सा और गहराई में जाने की हम लोग प्रयास करेंगे। गोपाल प्रसाद जी बहुत सारी आरटीआई लगाते हैं। गोपाल प्रसाद जी बताएंगे कुछ अनुभव कि इन सब लाइनों में क्या चल रहा है, और क्या उनका काम है, या क्या करने की सोच रहे हैं गोपाल प्रसाद जी। पाल जी। गोपाल जी। शशांक जी, काफी दिन बाद आप जुड़ रहे हैं। आपके ही जी जी, नमस्कार। ये जो आज का टॉपिक है, पर क्या जी, विचार हैं आपके। अम, क्या मतलब उसमें गैर क्या है? जिसकी जिम्मेदारियां है हम्म। बेचने की, वो किसी भी तरीके से कोशिश करेगा। जो खरीदार है
तो वो कितना सजग है उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर हो सकती है। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि फेस वैल्यू होती है, तो फेस वैल्यू देख के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये भी एक चीज है। मतलब कोई आईआईटीएन है, कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई अब्रॉड है, तो वो जो कुछ कहने की कोशिश करेगा, अ, उसकी तरफ का खिंचाव ज्यादा होना स्वाभाविक है। अगर आपको उत्पादन जो कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट है हम्म। उसकी क्वालिटी अगर जाननी है तो अनुभव ही करना पड़ेगा। तो ये मतलब ये तो इसमें मतलब मैं समझ नहीं पाया आज के विषय के हिसाब से, मतलब समस्या क्या है। ठीक है, जिनको जो कुछ बेचना है या फिर ज्यादा मुनाफा कमाना है, तो जैसा सावरी जी कहते कि धंधा करो, तो पैसा कमाना या फिर बड़ा करना और दुनिया मुट्ठी में करना, ये अगर सोच है तो वो सोच भी गलत तो है नहीं। वो सोच से अगर काम करना है तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो ये मतलब मुझको समस्या लग नहीं रही इसमें। नहीं, आपने विषय नहीं पढ़ा, इसका मतलब समस्या यहीं पर है। जी। आ, अभी हमारे सचिन अवस्थी जी ने हैंड रेस किया हुआ है। सचिन जी, संक्षेप में अपनी बात रखें। भाई साहब, मैं दो तीन चीजें कहूंगा आपसे। एक एक अपने साथ घटी हुई बिल्कुल वास्तविक घटना। मैं बहुत मुंहफट आदमी हूँ, ये सब जानते हैं, क्षमा करें मुझे। पर हमारे एक कलेक्टर मित्र थे, हैं अभी। उनके घर एक दिन मैं सुबह सुबह चला गया, हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते थे। तो उनके घर में भाभी एक बढ़िया पटियाला वाला गिलास में शुद्ध दूध बिना शक्कर का ले आए। तब बोले, भैया आज ये पियो, आज कॉफी नहीं पिलाएंगे, हम चाहते हैं आप अच्छा दूध पियो। तो हमने ठीक है तो भाभी पिलाओ। दूध पिया तो कलेक्टर महोदय बोलने लगे, बोले यार ये जो दूध है ना, ये गिर गाय का दूध है। उस समय गिर गाय बड़ी मुश्किल से मिलती थी। और इसको हम वो चारा खिलाते हैं जो चारा हमारे घर में हम खुद अपने कलेक्टर निवास में उगाते हैं। बिल्कुल शुद्ध है और बहुत पौष्टिक। तो हमने धीरे से पूछ लिया, हमने, भाई साहब आप इस बात पे विश्वास करते हो कि जबलपुर शहर में 99% दूध मिलावट वाला है? बोले 100%। तो हमने बोला आपको ये सुविधा है और आप ये कर सकते हो, पर क्या आपके घर में जो मिर्ची आ रही है, काली मिर्च आ रही है, सब्जी आ रही है, उससे जहर निकाल सकते हो? बोले नहीं। हमने, आपको मालूम तो है ना ये कहाँ मिलाया जाता है? बोले हाँ। तो बंद क्यों नहीं करवाते? बोले इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं बैठते तुम, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं बैठते हैं कि तुम एक अच्छी बात हम लेके आए, तुम उसको इतना छोटा कर दोगे और बुराई को इतना बड़ा कर दोगे कि आदमी घबरा जाता है। हमने, भाई साहब सुधारना है कि मजा लेना, खुश रहना, अपने जीवन में जैसा चल रहा है वैसा चला? बोले नहीं यार, सुधारना तो है। तो हमें सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। नीड टू बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये जो चीज है भाई साहब, मैंने पहले भी कहा कि हमारे घर में जहर कैसे पहुंचा, आप बताएं। उस पर हम कभी सोचते ही नहीं। जहर पहुंच गया, उसको कैसे नहीं रोकेंगे, कैसे रोकना है, उसके लिए हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं कि उसको हमको रोकने के लिए एक इंस्पेक्टर राज लाना है और उस इंस्पेक्टर राज से पैसा बनना है। या हम दूसरा तरीका करते हैं कि हमको किसी को पता चल जाता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, हल्ला मचाते हैं, कुछ वसूली कर लेते हैं। यही तो चल रहा है। विषय ये है, आपके घर का दूध इसलिए खराब हुआ क्योंकि आपके शहर से डेयरियां बाहर कर दी गई। आप चले जाओ इंटीरियर के गांव में, आदिवासी गांव में, आपको खराब दूध मिल जाए तो बोलना। शहर में क्यों मिलता है? डेयरी बाहर करोगे तो पैकिंग होगी,
पैकिंग होगी तो प्लास्टिक का उपयोग होगा। आप हिंदुस्तान की सरकार रेलवे स्टेशन पे शुद्ध पानी देती थी, हम पीते थे, हमको कुछ नहीं होता था। अब शुद्ध पानी देती है तो भी हम नहीं पीते, प्लास्टिक की बोतलें भरते हैं। तो विषय ये है कि समस्या की जड़ पे नहीं पहुंचते हैं, जहां है उसी पे थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करते हैं। समस्या खत्म करने का विचार करेंगे तो चीजें बनेंगी। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा रूड बहुत स्पष्ट और इतना नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे तो कुछ होगा भी नहीं भाई, बोलना तो पड़ेगा। दूसरी बात, जितने कोऑपरेटिव वाले लगे हैं कि मार्केटिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, हम उनके तरह कर लेंगे, हमको पैसा मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, मैं लिख के देता हूं 100 साल करते रहो, नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पेपर, कारण बता देता हूं। आप शुद्ध राई का तेल लाके अचार बनाइए घर में, बिना मार्केटिंग के, बिना लेबलिंग के, अपने घर की महिलाओं से, अपने घर में अपनी चीजों से बनाइए, खुद उगाइए और खुद खरीद के लाइए और उसका तेल निकालिए और बनाइए। आपको 300 रुपए किलो पड़ेगा। 110 रुपए किलो में कितना चाहिए आपको? जो बना रहा है वो एडल्टरेट करके बना, अगर वो एडल्टरेट नहीं कर रहा है तो उसने फसाई में ऐसे नियम घुसेड़े हैं कि उसका एडल्टरेशन को डाइल्यूट किया जाए, और वो संवैधानिक हो। हम जिस व्यवस्था में लड़ रहे हैं वो व्यवस्था सनातनी और अब्राहमिक संवैधानिक व्यवस्था के बीच का युद्ध है ये, जिसमें पश्चिम की विचारधारा है। मेहनत आप करो, पैसा हम ले, बड़ा क्लियर है, साफ दिखता है। और दो बातें बोलता हूं कि जितना भी आपके यहाँ गंद फैल रहा है, जितना भी हिंदुस्तान में गंद फैल रहा है, आप उस गंद को लाने वालों की लिस्ट बना लीजिए। आपको सब विदेश जाने वाले पैसे वाले, एक नंबर के हरामखोर, एक नंबर के समाज से प्रताड़ित लोग मिलेंगे। आपको कोई घर परिवार का, ग्रामीण परिवेश का आदमी नहीं मिलेगा। जितने लोग अपने बच्चों को लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस देके ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जरा कैरिकुलम देख लीजिए। आप एनसीईआरटी को सुधार लेंगे, आप स्टेट बोर्ड को सुधार लेंगे, ग्लोबल यूनिवर्सिटी को सुधारने की हैसियत है? नहीं है। तो एलजीबीटी क्यों चल रहा है? वो सिखा रहे हैं उस पीढ़ी को, उन लोगों को जो लोग इस देश के सबसे पावरफुल परिवारों से आते हैं, जिसमें अब्दुल्ला परिवार के बच्चे हैं और बड़े बड़े राजनेताओं के, उनको वो सिखा रहे हैं एलजीबीटी वालों से कैसे बात करें। जब वो एलजीबीटी वालों से बड़े सम्मान से बात करेंगे ना, और हम स्ट्रेट होंगे और हमसे कड़क होकर बात करेंगे, तो हम भी साड़ी पहन के पहुंच जाएंगे। थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। तो सिस्टम कैसे बिगाड़ा जाता है वो समझना जरूरी है अपने। नहीं, मैं बिल्कुल विषय से नहीं भटक रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल नहीं भटक रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ में रहना है। प्लीज अभी अन्य साथी भाई साहब, हाँ, एक बस 10 सेकंड और बोलूंगा। मेरा ये अभिषेक जी, अभिषेक जी, मदद जी आपकी थोड़ा सा और मैक्रो मैसेज जी, आई एम ओवर सर। जी जी, ठीक है। शशांक जी, आपकी बात अभी अधूरी रह गई। शशांक जी, हेलो शशांक जी जी। बाजारवादी सोच के घातक दुष्परिणाम, यही विषय है मेरे ख्याल से। हेलो, आवाज आ रही है? विषय लिख के भेजा गया था, शायद आपने देखा नहीं है। नहीं, वही तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आप जो विषय है वो बाजारवादी सोच के घातक दुष्परिणाम, जो मार्केटिंग वगैरह वगैरह। विषय ये है कि पिछले कुछ दशकों में हमारे समाज की सोच को विज्ञापन फिल्मों और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट अभियानों ने किस तरह से बदला है।
हमारे समाज की सोच को, और उसके क्या दुष्परिणाम सामने आए हैं उसका या क्या सार अच्छे वही तो परिणाम है। सामने आए हैं, ये विषय। वही तो उसका मतलब, वही तो मैं उसी का तो मतलब वही वो उसी में ये था ना कि बाजारवादी सोच के अंग्रेजीकरण दुष्परिणाम। इतना हमारे जी अभिषेक बोलिए जी में शशांक। मेरा है, एक उसको रिक्वेस्ट है कमर्शियल जो को आपसे समझ में आएगा मदन जी इसके बाद, कि कमर्शियलाइजेशन हो मदन गया जी है हर इसके चीज बाद, का। इसके बाद ये जब आप बोलेंगे कमर्शियलाइजेशन शब्द यूज करेंगे तब जाके विषय समझ में आएगा। ठीक है, अभिषेक अभी जी इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, नहीं इसके बाद। नहीं, जी मैं हाँ मैं बोलिए शशांक जी। मैं जी कोशिश आपके यही पास। कर रहा हूँ कि जो कुछ विज्ञापन फिल्में ये दिखा के बाजार में बेचने की कोशिश करने की जो कुछ होड़ लगी है, उसके घातक परिणाम, यही विषय है ना मेरे ख्याल से। तो अगर ये विषय है तो घातक परिणाम किसके लिए हो रहे हैं? जो ये कर रहे हैं वो तो जिस हेतु से कर रहे वो हेतु साध्य हो रहा है। तो घातक किसके लिए है और वो क्यों है? ये ये जो कुछ हो रहा है घातक मतलब वो तो है ना, मतलब ठीक है, आप ऐड कीजिए, फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, फिल्मों में दिखाइए, कुछ न कुछ करके समाज के मानसिकता पर या उस समाज के दिमाग पर कुछ चीजें थोपने की कोशिश कीजिए और उससे अपना अपना हेतु साध्य करना है। तो जो लोग ये सोच के काम कर रहे वो उनके हिसाब से सही कर रहे हैं और उसका परिणाम उनको मिल रहा है, वो उनका उनके हिसाब से कमा रहे हैं। घातक किसके लिए है? शशांक जी आप क्या उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं, पहले उनका साइड तय प्रतिनिधित्व कीजिए, और अभी पिछले 5 मिनट से आप उसी पक्ष पे हैं। इतना शायद समय नहीं है, क्योंकि अन्य लोग हैं जो भी बात हाँ, रखनी है तो संक्षेप में रख लीजिए, छोड़िए नहीं ना, तो खत्म छोड़िए करते ना। हैं, अन्य हाँ लोगों ठीक है, को मौका देते हैं। विषय, हाँ ठीक है। मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया विषय पढ़ लें। आपको लिंक जो भेजा गया है, जो विषय है उस पे ही बात रखिए। अगर आपको विषय में बोलने को कुछ नहीं है तो आप मना कर सकते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समय का अनुमति है तो मैं सदुपयोग। विषय समझाने की कोशिश करूं थोड़ी। जी 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 जी। अभिषेक जी देखिए मदन जी आपको हम बुला लेंगे। नहीं नहीं, अभी एक प्रदीप। एक एक मेरे सज्जन है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एजुकेशन में, तो वो जी जुड़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे जोड़े? वो जुड़ना चाहते हैं यहाँ। लिंक भेजिए, अगर लिंक में जुड़ जाते हैं तो अच्छा होगा, उनको जुड़ लिंक लिंक मैंने उनको भेजा, लेकिन जुड़ नहीं पा, लेकिन उनका जो मोबाइल नंबर जो है, जो मोबाइल का नहीं, और व्हाट्सएप कोई है। तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, और और तरीका लिंक नहीं। में अगर तो नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं लोग। हाँ जी अच्छा अच्छा, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, ठीक। नहीं, हम कुछ कह नहीं रहे। हम तो किसी प्रकार रोज जुड़ने के लिए लगते हैं, लेकिन आज हम जुड़ गए, ये प्रसन्नता है। हाँ ये कई लोगों से समस्या मुझे सुनने को मिल रही है कि कुछ नेटवर्क का बड़ा समस्या चल रही है, और कई बार क्या होता है हम 1-2 जब। महीने से जुड़ गए हैं, लेकिन जूम में नहीं जुड़ पा रहे थे। आज जुड़ गए हैं, ये हम ठीक है। जी जी। हाँ। तो कहीं ऐसी जगह है तो मदन जी आप कुछ विचार रखना चाह रहे मेरे तो विचार है कि जो कुछ भी ये वेबिनार में जो हमें बताया जा रहा ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि इस तरीके से अगर मार्गदर्शक हमें जो बुद्धिजीवी वर्ग जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं ये हमें बता रहे हैं, तो इससे हमारा जो एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव जो है हम दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे जुड़े इसमें। और जैसे डॉक्टर राजा राम यादव जो है, ये देखो कितना अच्छा सुझाव देते हैं। और देखो है भी हरियाणा, देखो गुड़गांव से है, तो ब्रिगेडियर आर्मी से देखो रिटायर्ड। उन्होंने पहले भी कहा कि फौजी आदमी कोई भी है, चाहे 2 महीने की छुट्टी भी आता है, अगर वो घर में अगर आकर के अपने खेती के ऑर्गेनिक खेती करता है या गौ पालन का काम करता है या दूसरे अपने व्यसन मुक्त जीवन को आगे लोगों को अगर जाकर वो मोटिवेट करता है, तो इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है समाज के लिए।
तो समाज की सेवा तभी होगी तब हम अपने आप को मेंटेन करेंगे। जितना हम अपने आप को व्यसनों से, हर चीज से अपने आप को दूर रखेंगे, मुक्त रखेंगे, उतना हम लोगों को अपने जो वाइब्रेशन जो दे इसीलिए सकते हैं। इसीलिए बाकी मैं तो प्रयास चाहता ये हूँ कि ज्यादा ज्यादा यहाँ हिमाचल से मैं चाहता हूँ काफी अच्छे लोग जुड़े हैं, और उनका मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी जी दे सकता हूँ। बहुत जी अच्छे जी, लोग आप चाहते आप हैं कि मुझे हम। आप मुझे जी व्यक्तिगत तौर पे भेज दीजिए, मैं सबको इनवाइट भेजूंगा। ये हाँ मेरा ठीक। वादा है। हाँ आप मुझे मुझे ना भेज दीजिए, मेरे मेरे नंबर पे भेजिए। हाँ अपना हाँ आप नंबर अपना मुझे दे, अपना नंबर मुझे दे दो, लिखाओ जरा। हाँ हाँ, मैं अभी अभी देता हूँ। ठीक। हाँ आ, हाँ कर। अनिल जी, अनिल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। अपने चैट में आप नंबर दे देना अपने, तो फिर मैं हाँ हाँ, उनको सेंड मैं कर दे देता हूँ। अभी देता हूँ। अनिल जी। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। और आवाज आ रही सर आप लोगों को? जी जी यार। जी आ रही है। सभी को नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वो पिछला दौर देखा है जिसमें दिखाया गया कि दूध जो डेयरी से एक बंदा घर तक देने आ रहा है, उसको ऐड में दिखाया गया कि भी उसका दूध खराब है और पैकेट वाला दूध जो है बहुत अच्छा है। ये टीवी से प्रचारित किया गया। इसको जो हमारी आने वाली जनरेशन है, इसके माइंडसेट में पीछे डाल दिया गया कि अभी पैकेट में जो चीज आती है वो शुद्ध है, और जो बंदा घर देने आ रहा है वो शुद्ध नहीं है। और इसके पीछे सरकार के द्वारा दी गई जो लेबोरेटरीज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पाछड़ योगदान छे किया है कि પેલી પ્લાસ્ટિક जब भी जब भी हम 2G का दूध, यानी जो दूध देने आता है उसका दूध का टेस्ट करते हैं और जो पैकेट वाला दूध का टेस्ट करते हैं, तो दूध देने वाले का सैंपल फेल हो जाता है। उसका सैंपल फेल दिखा देते हैं कि भी ये गलत है। तो ये सरकार भी इसमें शामिल है। सरकार खुद इस चीज को प्रमोट कर रही है कि भी चीजें गलत हों। और में फिल्मों का विज्ञापन वाला आपने पोर्शन बताया है इसमें, तो विज्ञापन इस हिसाब से ही डिजाइन किए जा रहे हैं कि हम जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, छोटे बच्चे जो हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि भी ये चीज ही सही है। और उसको सिर्फ दिखता है कि सर फ्रंट में लिखा है कि ये चीज है। जैसे दूध बिस्किट करके एक प्रोडक्ट है पतंजलि का, कि दूध बिस्किट, बट उसमें दूध नाम की चीज तो ना के बराबर है, और प्रचारित में आ रहा है दूध। तो हम अपनी जनरेशन को हमें अवेयर करना पड़ेगा, या फिर जो सेंसरशिप है उसके ऊपर हमें आम जनता को लगाम लेने की जरूरत है। कि अगर हम उस पे लगाम रखेंगे कि भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, जो चीज दिखाई जा रही है वो प्रॉपर हो, तब तो हम इस चीज को थोड़ा कंट्रोल में ले। अगर हम उस पे लगाम नहीं रखें, तो मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी दिखाएंगे, और ऐसा देख करके तो कुछ भी दिखा सकते हैं जी। हम सिर्फ कहेंगे, वो कहेंगे जी ओके है। तो आप, बाकी आप लोग सभी वरिष्ठ लोग हैं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज में सपोर्ट करें, ताकि सेंसर ऐसे लोगों को पहुंचाया जाए, या उनके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोई तरीका देखा जाए कि वो सेंसर के टाइम प्रॉपरली सैंपल सेंसर कर सके उन चीजों को प्रॉपर वहां से रोक सके जो चीजें गलत नहीं है। बहुत बस यही। जी। धन्यवाद अनिल जी। आ, हमारे बीच में उमेंद्र जी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, और कृषि और जो कृषि उत्पाद हैं, शुद्ध और अशुद्ध, और विज्ञापन करके अशुद्ध को किस तरह से मास लेवल पे बेचा जा रहा है, और जो शुद्ध पदार्थ हैं वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, विज्ञापन प्रॉपर ना होने की वजह से, मार्केटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से, इस विषय पे विचार रखें, और जो आज का विषय है उस पर विचार रखें। उमेंद्र जी। जी, थैंक यू अभिषेक जी, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा हाफ ऑफ द मीटिंग में जुड़ पाया था। आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम आगरा टू नोएडा, तो कोई बात नहीं, पर मैंने आपके इस विषय को ले लिया। 5 मिनट इसमें आपने मेरे लिए 2 डिवीजन कर दिए। जनरल विषय था कि भाई विज्ञापन से जो दुष्परिणाम दुष्प्रभाव आ रहे हैं सोसाइटी पे, वो, और फिर पर्टिकुलरली आप उसको एग्रीकल्चर बेस्ड, इसको यहाँ से हटाना है, पंखा चला वाले फील्ड में, तो मैं दूसरे वाले पॉइंट को पहले ले रहा हूँ। एग्रीकल्चर फील्ड में
सही कह रहे हैं, अभी अनिल जी ने कहा, बहुत बल्कि बात छू ली इन्होंने, कि नकली और उसका फिर एडवर्टाइजमेंट आकर के दोनों तरह से जो चीज नहीं है वो बेची जा रही है। ऑर्गेनिक के नाम पे तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 60 से 80% जो ऑर्गेनिक कह के बेचे जा रहे हैं उनमें अबाउट 80% तक जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो वो सब ऑर्गेनिक कह के बेचे जा रहे हैं और उनके प्राइस हाई होते हैं। डेयरी वाले आइटम में देखिएगा कि दूध और दूध से बने घी, घी और घी में भी काऊ मिल्क, काऊ घी अगर कहें आप, तो उसका एक स्टैंडर्ड है बिल्कुल। कोई गाय के दूध में 5% फैट होता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। दूध को यदि आप कम से कम 60 रुपए लीटर का कैलकुलेट करें, हालांकि जो दूध उत्पादक हैं वो कहते हैं कि हमको 100 रुपए हो तब जाकर के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है। 60 रुपए लीटर कैलकुलेट करने पर घी का रेट आपको 2100 रुपए किलो पड़ता है, जिसमें उसकी अपनी कोई प्रॉफिट मैंने नहीं जोड़ा है। मैथमेटिकल है कि भाई 100 लीटर दूध में 6 किलो 5 किलो घी मिलेगा आपको, तो वो इतने रुपए का हुआ तो उस घी इतने का हो गया। तो आप समझिए कि 2000 रुपए किलो कम में से कम जो भी घी दिया जा रहा है वो क्या घी होगा, शुद्ध तो छोड़िए, वो घी ही नहीं है। और मतलब मैं सभी को कह रहा हूँ, ये साथियों को, कि आप मानिए कि वो निश्चित रूप से चर्बी से बनाया हुआ प्रोडक्ट है और वो सबको दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं जानेगा, कोई समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये तो एग्रीकल्चर और अलाइड फीड के मार्केटिंग का सीन है। ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया ने किस प्रकार चेंज किया है और उसके दुष्परिणाम, मैं आपकी सोच को थोड़ा और दूर तक ले जाऊंगा कि हमारा राष्ट्रीय गेम है हॉकी। तो बचपन में बच्चे की तरह सोचते थे कि ये हॉकी राष्ट्रीय गेम है, क्या था क्यों था, तो फिर समझ में आया कि अच्छा साहब, हिटलर के समय में हमारे हॉकी के प्लेयर ध्यानचंद जी वगैरह जैसे लोग बहुत अच्छे थे, लगातार 4-5 ओलंपिक्स जीते हैं। और उससे एक नेशन में एक प्राइड की फीलिंग आई पूरे देश में, एक तो यूनिटी हुई और फिर प्राइड, एक स्वाभिमान जागृत हुआ कि हम बेशक गुलाम हैं लेकिन देखो हम इतने अच्छे हैं कि हम दुनिया की सभी टीमों को हरा सकते हैं और एक बार नहीं 4-4 बार लगातार ओलंपिक्स में हरा सकते हैं। तो राष्ट्रीय गेम बना। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे क्रिकेट ने उसको सुपरसीड कर दिया और आज तो हिंदुस्तान में गेम ही सिर्फ क्रिकेट रह गया है। और इसके पीछे जो बड़ा बारीक ताना बाना है वो समझिएगा कि कपिल देव की कैप्टेंसी में 83 में अभिषेक जी जीता था ना, शायद 83 में मेरे ख्याल से। कपिल देव की कैप्टेंसी में हिंदुस्तान 83 में वर्ल्ड कप पहली बार जीता था। तब ये लोग अब आकर के बार बार इधर उधर टीवी वगैरह में और कहीं कहीं बताते हैं कि साहब हमारे स्वागत के लिए पैसे का इंतजाम नहीं था, तो फिर इन लोगों ने लता जी को मनाया कि आप एक नाइट कंसर्ट कर दीजिए, कुछ गाने वाने गा दीजिए, पैसे इकट्ठे हो जाए तो हम इन खिलाड़ियों का सम्मान कर। तो यानी कि पैसा इतना था क्रिकेट बोर्ड के पास। और आज क्रिकेट प्लेयर जो है वो कितने में बिकता है वो आप सबको अच्छे से ज्ञात है, और कितना पैसा, केवल प्लेयर ही नहीं बाकी सब भी किस प्रकार वहां पैसा बहाया जाता है। प्रश्न ये है कि क्रिकेट खेलने वाले के पास इतना पैसा है, क्रिकेट गेम में इतना पैसा कहाँ से आ गया? जो बाकी गेम खेलने वाले हैं, क्या वो देशभक्त खिलाड़ी नहीं है? या वो पसीना नहीं बहाते हैं? वो जब प्रैक्टिस करते हैं साल भर 5 साल तक, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं। परंतु क्रिकेट का जो फॉर्मेट है कि एक बॉल फेंकी जाएगी, उसके बाद फिर 2 एडवर्टाइजमेंट आएंगे, फिर एक बॉल फेंकी जाएगी, तो वो क्रिकेट कम है, उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी वजह से फिर जो एडवर्टाइजमेंट करने आएंगे तो वो सब पैसा देंगे तो पूरे क्रिकेट में फ्लो बन जाएगा। और वहीं से वो उसमें जितने आते हैं, दिन भर बैठ के बच्चे, वो 1000 बार नहीं देखा हो कि आपको कोका कोला पीजिएगा या माउंटेन ड्यू पीजिएगा या ये खाइएगा, तो वो शाम तक आपके अनकॉन्शियस पे इस कदर हावी हो जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता है कि आप क्या हो गए हैं। और जो प्रोड्यूसर है उसकी इच्छा यही। तो दुष्परिणाम में जो बाकी सारे दुष्परिणाम अब तक मेरे साथी कहते रहे, उनमें एक ये भी ऐड कर लीजिएगा कि गेम को खा गया, एक क्रिकेट गेम बाकी सभी गेम्स को खा गया। एक और बात अब मेरे स्लिप कर गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है, और उसका जो कौन मतलब अवेयर रहेंगे तो समझ पाएंगे, वरना तो ये बारीक खेम चलता रहेगा इस तरह से। जी अभिषेक जी, मुझे इतना ही कहना। ये इतना
इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी बारीकी को समझने में भी कई बार हमें काफी समय देना पड़ेगा, लेकिन है क्या कि समय की सीमा रहती है, तो आज हम लोग एक सीमित चर्चा करेंगे। और इसमें जो कुछ पक्ष हैं जिन पर अभी कई सारे साथियों के विचार लेने हैं, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी बताएं कि ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चलेगा उसमें एड और विज्ञापन की क्या भूमिका हो सकती है, और अभी वर्तमान में जो ये विज्ञापन और एड फिल्मों की जो व्यवस्था बनी है उसने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है ओवरऑल जो हमारे किसानों। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार सभी साथियों को। बाकी क्षेत्र में जैसी ऐड चल रही है ऐसा कोऑपरेटिव में मुझे नहीं लगता ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि कोऑपरेटिव एक ऐसी मूवमेंट आने वाले समय में आएगी कि बिना ऐड की और बाहर के जो विचार है ये लेके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोऑपरेटिव का खुद का एक विचार रहेगा और कोऑपरेटिव का एक विचार का ढांचा रहेगा और वो कोऑपरेटिव उसके ऊपर काम करेगी, उसमें लोग जुड़ जाएंगे वो विचार के और काम हो जाएगा। ऐसा तो महाराष्ट्र में हो रहा है कि वही विचार के लोग जुड़ रहे हैं, काम अच्छी तरह से हो रहा है। आज मेरे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव में, स्टेट कोऑपरेटिव में 1 से 40 लोग हैं कि जो आज मेरी मीटिंग चली 7:30 बजे से 9 बजे तक, तो ये सारे लोग यही मुद्दे पे आ गए कि ऐड नहीं करना सर, अपन अपना ही काम करेंगे, अपना ही बेचेंगे और अपना ही यूज करेंगे और एक दूसरे को अपन प्रमोट करके जो उत्पादन हो रहा है और इनका लिस्ट बना के पूरा के पूरा मार्केटिंग अपन कुछ मार्केटिंग की टीम करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की टीम करेंगे, कुछ सलाह देने की टीम करेंगे और ये टीम वर्क से काम करेंगे। तो आज दशहरे से मैंने महाराष्ट्र टीम का वेबिनार चालू किया, तो आज तो 50-60 लोग ज्वाइन थे और बहुत सारे लोग आए भी, विचार सुनकर ही चले गए। मुझे लगता है 125 लोग इसमें आ रहे, अच्छा काम कर रहे, जुड़ के काम कर रहे। धन्यवाद। जी, तो अभी शायद मैं पता नहीं, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हमारा समाज और ये हमारे बीच में सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन जो समस्या जो है उसकी गहराई को शायद ही कुछ लोग समझ पा रहे हैं, वरना बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये क्या विषय चल रहा है, वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, दैट्स इट। जबकि ऐसा नहीं है। ये एक एक बहुत बड़ा समाज की सोच बदलने का एक पूरा स्पेक्ट्रम और एक एक कुचक्र चलाया जा रहा है। तो अब क्योंकि विषय इतना सीधा है नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल जुड़ता है, इसमें कई सारे सरकारी संस्थाएं जुड़ती हैं, चाहे वो हमारे फूड क्वालिटी ऑडिट करती हो या फिर हमारा मतलब फूड डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का फूड इंस्पेक्टर का रोल हो। ये तो नीचे लेवल के हो गए। ऊपर लेवल पे जो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं, जैसे फसाई हो गई और बाकी एजेंसीज हो गई, और फिर इसमें हलाल और खलाल वाले भी अपने अपने टप्पे लगाते रहते हैं। और इस तरह से फिर जो मतलब फिल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड है जो एड फिल्मों को भी प्रमाणित करता है, और बहुत सारी एजेंसियां। तो ये इन एजेंसीज के जो भ्रष्टाचार हैं और जो यहाँ पे भाई भतीजावाद है, इसके चलते ऐसे सिस्टम बन चुके हैं जिसका फायदा
वो लोग जिनको पता है कि हम 10 की चीज मार्केटिंग के माध्यम से 100 रुपए में बेच के और 50 रुपए मुनाफा कमाएंगे और 30 रुपए जो है मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, वो लोग उठा रहे हैं। और उन्होंने ये समाज की कमजोर नस को पकड़ रखा है और इसी पे काम करते हुए वो लोग अपने एजेंडा और अपने प्रोपेगेंडा को फैलाते हुए अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हमें समाज को समझना होगा, तभी हम समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। नहीं तो हम शायद जो प्रयास करेंगे वो फलीभूत नहीं होंगे या उनसे वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम अपेक्षा रखते हैं। और एक और विषय है कि जो ऐसे लोग जो कि एक ऐसी विचारधारा के साथ काम करते हैं जिनका विचार ही है कि सब कुछ कंट्रोल करना, सब कुछ कब्जा करना, ऐसे लोग जो हैं वो सफल होते रहेंगे और समाज में कुछ दिन में अगर हम लोग बार बार विफल हुए तो वही लोग रोल मॉडल बन जाएंगे। अनिल जी ने हैंड रेस किया है, अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि समय हो चुका है, तो संक्षेप में बात रखें अनिल जी, संक्षेप। हाँ जी सर, मैं सर ने इसमें ना क्रिकेट वाला पॉइंट बताया था, तो क्रिकेट में ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में टीवी पे आपको तीसरा चौथा एग्जाम जो एडवर्टीजमेंट है वो दिख जाता है, या ड्रीम 11 है या कोई और ऐप है। ये एडवर्टीजमेंट जो है ना, हमारी जो आने वाली जनरेशन है इसको सट्टा बाजारी की तरफ लेके जा रही है, और इसको सरकार ने ही लीगलाइज किया है कि भी ये ऐप पे आप खेल सकते हो। नहीं, अभी ये लॉटरीज बैन हो गया, अभी बैन हो गया है। बैन, बैन। लेकिन बैन हो गया है, लेकिन लोग अभी भी लगे हुए हैं प्राइवेट तरीके से। अब देखो, एक बार लत लगा दी गई है ना, ये वो अभी भी चल रही है। बहुत सारे लोग छोटे लेवल पे बना बना के चल रहे हैं। अब ये क्रिकेट को ही इसका यूज किया गया, क्रिकेट वाली ऐप के थ्रू, क्योंकि इसमें एक एक बॉल है और एक एक बॉल के बाद सिचुएशन बदलती है। तो यहाँ से उनको स्टेप मिला था, इसको उन्होंने सट्टे के रूप में यूज किया। तो छोटे से बच्चे ने सुसाइड कर लिया था कि उसने ऐप के थ्रू पैसे लगाए थे और वो हार गया था। तो ये ऐप इस लेवल तक जी हमारे जी, को कहते हैं इस सच वक्त बात। जो है, मतलब समाज को तंग कर रही है। जी, मैं बस सर यही बहुत कहना सही चाहूँगा। बात है। तो हाँ कई अभिषेक जी, सारे, हाँ बोलिए गोपाल। एक्चुअली टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए उस टाइम में मैं जुड़ नहीं पाया। अब केवल हमारे पास 4 मिनट हैं, आपको 1.5 मिनट 2 मिनट हैं आपके। हाँ, मैं ये जो आपका विषय है आज का, वो एक्चुअली उसके 3-4 डिविजन्स हैं, लेकिन एक्चुअली सबों के ऊपर में समय देने की आवश्यकता थी। एक तो अपना फिल्म प्रमाणन बोर्ड का हो गया, CBFC, जिसको सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, वो फिल्मों से रिलेटेड है। और दूसरा जो पार्ट है जो खाद्य पदार्थों और मेडिसिन्स वगैरह से रिलेटेड है, तो वो FSSAI फसाई जिसको बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने अभी FSSAI के ऊपर में अभी हमारी 3 RTI लगी है, और उसमें एक कंपनी है एबॉट इंडिया करके, अमेरिका की कंपनी है, और उसने कुछ ऐसे दवाई बनाई थी जो बाद में गलत साबित हुए उसके जांच में, और उसके कारण कितनों की जान चली गई हमारे भारत में, और कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने उस विषय को मैंने पकड़ा है। असली चीज ये है जो आज आपका विषय है, समाज के जागरूकता की आवश्यकता आज हर क्षेत्र में है। मैं तो बस अपनी बात इसी लाइन से मैं कहना चाहता हूं कि कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। जिनका एजेंडा ही केवल पैसा कमाना है, येन केन प्रकारेण, उसको दूसरों की जान की कीमत का कोई लेना देना नहीं है, उसके दिल में कोई संवेदना नहीं है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है केवल और केवल पैसा कमाना है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति हमें कोई जो है उसके मन में कोई सम्मान नहीं है, और उसके लिए टिट फॉर टैट, बिल्कुल जैसे को तैसा के सिद्धांत के तहत उनके ऊपर में नहीं।
कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। और इसके लिए जो मॉनिटरिंग जो एजेंसीज है, अब मैं उसके ऊपर मैं मात्र एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास सारा पावर है, मॉनिटरिंग है, ऑडिटिंग का वो सिस्टम है, आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हो, तो आप प्रमाणन कैसे जारी कर देते हो, प्रमाणित कैसे कर देते हो, सर्टिफिकेशन जारी कैसे कर देते हो। मान लीजिए किसी फिल्म का है तो उसको प्रमाणन एजेंसी प्रमाणित कर देती है, उसके बाद विवाद पैदा होता है, तब जाके उसके ऊपर में कार्रवाई होती है। तो आप चेक क्या किए? तो ठीक उसी तरह से एफएसएसआई का जो भी सर्टिफिकेट मिलता है तो वो कैसे मिल जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मॉनिटरिंग एजेंसियां जो है अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में काम नहीं कर रही है। और यहीं पर हम सबसे पहले गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है और उपभोक्ता कानूनों का जहां जहां उल्लंघन होता है उसके प्रति हमें मेन जागरूक करने की आवश्यकता है और सबको खड़ा होने की आवश्यकता है, प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, आरटीआई लगाने की आवश्यकता है। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिल सकता। और कोई भी डिपार्टमेंट वाला से अगर आप पूछताछ करेंगे, एक ही चीज कहेगा, आई हैव नो कंप्लेन, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है। जब कंप्लेन ही नहीं है तो कार्रवाई किस बात का? इसलिए सबसे पहला हम भारत के तमाम जागरूक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले जिस विषय को भी वो समझें, उनके संज्ञान में आए, उसके ऊपर में एक जो है प्रतिरोधात्मक जो है वो पत्र, सबसे पहले शिकायती पत्र संबंधित विभागों में लिखें। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो आरटीआई लगाएं। जो और ऊपर के लेवल के हैं वो इस विषय को डिफरेंट जो फोरम है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एफएसएसआई है, फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसमें उस संबंधित विषय को ले जाए। अब देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो हमारे फिल्म स्टार है, इवन के अमिताभ बच्चन को भी मैं उनके प्रति भी हमारा सम्मान बिल्कुल खत्म हो गया जब वो गुटखा का प्रचार करने लगे, कोई शराब का प्रचार कर रहा है। ये क्या है? ये हमारा समाज को ये किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? हम उनको सर आंखों पे बिठाते हैं और वो हमारे समाज के प्रति उनकी ये है केवल पैसा ही सब कुछ रह गया है, जिसके कारण वो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं। तो हम वो समाज को क्या दे रहे हैं? तो मैं तो उनको कोई हीरो नहीं मानता, कोई अपना आइकन नहीं मानता, और उन सबों के प्रति कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलाने के लिए मैं प्रयासरत रहने का संकल्प किया। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। और कोई साथी 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है, समय हो चुका है वैसे। आखिरी कोई जिसको लगता हो कि उसको बोलना था? हाँ बिल्कुल, शशांक जी। जी, समस्या समझ में आना, ये आप जो कह रहे थे, तो समस्या तो मेरे ख्याल से सभी लोग दिग्गज है तो समस्या समझ में आ ही रही है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था वो समस्या का सॉल्यूशन के लिए, या फिर ये समस्या क्यों है, कितनी बड़ी ताकतें सब लगी हुई है, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन। इस हिसाब से जो है, इसलिए मैं कह रहा था कि ठीक है ना, जो उनको वो हिसाब से जो कुछ कर रहे वो उनका काम है, वो कर रहे, तो उसके अगेंस्ट या फिर उसके हमें अपने आप को कैसे बचाना है इसके ऊपर ज्यादा फोकस, क्योंकि कितनी ताकतें लगी है वो तो हमें पता है, तो उन उतनी बड़ी ताकतों के साथ खिलाफ लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा गहराई से या फिर सचमुच उतना कुछ बड़ा सोच के करना पड़ेगा। ठीक। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आप सभी सम्मानित साथियों के सामने रखना चाहूँगा। एक तो सोशल ऑडिट की व्यवस्था को, सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था को हमें जागरूक रखना होगा और बनाना होगा। और वो बनेगी कैसे? चर्चा जब होंगी और लोग जुड़ेंगे तो बनेगी। और साथ ही साथ क्वालिटी टेस्टिंग लैब जो है वो पब्लिक और समाज सेवकों को भी और सामाजिक संस्थाओं को भी बनानी होंगी, जिससे कि जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जो सर्टिफाई कर देती हैं गलत सलत तरीके से, तो उसका पब्लिक लेवल पे भी टेस्टिंग हो सके। और इसके लिए हम में से कुछ साथी पहल ले सकते हैं, हम लोग इस पे सोच सकते हैं। ये मेरा
मेरा मानना है, और इस पे शायद कुछ लोगों ने पहल भी की है, एक दो साथी हैं हमारे जिन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा काम है और इतनी इसमें आर्थिक शक्तियां जुड़ी हुई हैं कि ये एक आंधी के सामने दिया और तूफान की लड़ाई जैसी स्थिति है, कि एक बहुत भ्रष्टाचार और बहुत ही लूट की आंधी के सामने एक कैसे दिया जलाया जाए और उसको जलते रहने के लिए कैसे वो किया जाए। तो ये वो बात। तो क्योंकि समय सीमित है, समय हो चुका है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे इस विषय को। लेकिन काफी महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई, उन सब पर आप लोग विचार करिए और कुछ आगे का रास्ता निकालते हैं। इस पर काम मिलके किया जाए और कुछ बदलाव लाया जाए। बस इतना ही मुझे कहना है। तो आखिरी में मैं अलका दीदी से कहूँगा कि वो थोड़ा सा 2 मिनट में समराइज कर दें, और धन्यवाद ज्ञापन आपकी तरफ से। अलका दीदी। अलका दीदी, मैं वैसे हो चुका है। हाँ जी, ओम शांति जी, अलका जी। अभी शायद वो सुन नहीं पा रही। शायद सुन नहीं पा रही। मैं ठीक है, तो हम लोग इसको खत्म करते हैं, और कल हमारा जो विषय रहेगा वो हमारा शिक्षा समूह है उसकी चर्चा होगी, और एक दो एक्सपर्ट उसमें जुड़ेंगे। तो शिक्षा के विषय में हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग देश में कुछ जगहों पे गुरुकुल और वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। और जो हमारे काम चल रहे हैं या करने के प्रयास किए जा रहे हैं उसकी प्रगति की समीक्षा होगी। ये दो चीज। तो कल 8:15 मिलेंगे सभी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। अभिषेक जी, चैट में अपना मोबाइल नंबर दे देना। हाँ हाँ, मैं अभी ऑफ करके और वो करता हूँ, क्योंकि मैंने वो उनको देना अपने डिप्टी डायरेक्टर